हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ज्योग्राफी में आज हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का आपका 50-50 क्वेश्चन प्रत्येक दिन चलेगा। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद सिविक्स भी चलेगा और जितने भी जीके का सेक्टर है सारे सेक्टर से प्रत्येक दिन 50-50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लाइव कराया जाएगा। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पर जीके का इस्तेमाल होता है तो ज़रूर जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आज हम भूगोल का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कह रहा है, आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। पहला ऑप्शन पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय और मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे सदाबहार वन जो है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। मतलब सागौन का जो पेड़ होता है ना वो किस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब पाया जाता है या ज़्यादा उगता है उसके बारे में बताया जाता है। तो हिमालय में, पश्चिमी घाट, मध्य भारत और असम तथा मेघालय के क्षेत्र। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो मध्य भारत में सागौन का वृक्ष ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य भारत। अब हम बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। 3rd नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए। गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए वो क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 20 डिग्री से 24 डिग्री के बीच, 15 से 20 डिग्री के बीच, या 10 से 15 डिग्री के बीच, या 25 से 30 डिग्री के बीच में। याद रखेंगे गेहूं के तापमान के लिए नॉर्मली हमको 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो नॉर्मली गेहूं के लिए हम 15 से 20 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के इस सेशन का। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बीज से या फूल से या तना से या पत्ता से। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉफ़ी जो है बीज से प्राप्त होता है, यानी कॉफ़ी का जो पौधा होता है उसमें से बीज से कॉफ़ी प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सिंचित से क्षेत्र सर्वाधिक है। याद रखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो याद रखेंगे सिर्फ अगर ऑप्शन सिंचित क्षेत्र पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन 6 नंबर की। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी है। मतलब सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, झारखंड और राजस्थान। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो होता है उत्पन्न होता है वो उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है, साइलेंट वैली किस राज्य में है। ठीक है, साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे साइलेंट वैली जो है हमारा केरल में है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। तालचेर यानी उड़ीसा, उड़ीसा में तालचेर पड़ता है, किसके लिए महत्वपूर्ण है। तालचेर महत्वपूर्ण है किस चीज़ के लिए फेमस है वो बताना है। तो जल विद्युत उत्पादन, परमाणु रिएक्टर, भारी जल संयंत्र और केबल उद्योग। तो याद रखेंगे तालचेर जो है वो भारी जल संयंत्र के लिए उपयोग है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। यानी सूती वस्त्र जो होता है उसमें मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो याद रखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र जो मिल है वो महाराष्ट्र में। याद रखेंगे अगर आप बिहार यूपी के छात्र होंगे तो आप जरूर जानते होंगे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, इसलिए कि बिहार और यूपी से मैक्सिमम मजदूर जो है वो महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं। जो मतलब पलायन मतलब यहाँ से वहाँ पे जाते हैं, तो मैक्सिमम जो मजदूर जो होते हैं वो बिहार और यूपी के ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस उद्योग में सबसे ज़्यादा श्रमिक को रोजगार मिला है। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था
कि सूती वस्त्र की मिल सर्वाधिक संख्या कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा मिल होगा वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा क्या होगा, रोजगार होगा। तो आपके ऑप्शन है लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग और चाय परिष्करण। तो याद रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लांट जिसका होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा रोजगार होगा और वहीं पे ज़्यादा वर्कर होंगे, यानी श्रमिक होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, कौन से लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था। जर्मनी के सहयोग से किसका स्थापना किया गया है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे टिस्को जमशेदपुर, टिस्को कहाँ है, जो कि जमशेदपुर में है। HSL राउरकेला में है, HSL भिलाई या HSL दुर्गापुर। तो ये किसके सहयोग से जर्मनी जर्मनी के सहयोग से कौन स्थापना किया गया है। तो याद रखेंगे जर्मनी के स्थापना से राउरकेला हुआ है। ठीक है, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना जो है HSL हाई स्टील लिमिटेड राउरकेला, जो कि जर्मनी के सहयोग से बना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगला प्रश्न 12 नंबर, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनाता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, चितरंजन, वाराणसी, भोपाल और जमशेदपुर। तो डीजल इंजन जो बनता है वो वाराणसी में बनता है। कहाँ बनता है, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। अब बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ है। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई या कोलकाता। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो पोत की अगर बात करेगा तो पोत सीधा चले जाएंगे विशाखापट्टनम। कहाँ चले जाएंगे, पोत के लिए सीधा चले जाएंगे विशाखापट्टनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अब बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना याद रखेंगे नंगल, कोच्चि, ट्राम्बे या सिंदरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सिंदरी। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया था उर्वरक कारखाना, सिंदरी में शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, ओबरा किस लिए जाना जाता है। याद रखेंगे ओबरा किस लिए जाना जाता है, तो नई तेल शोधशाला के लिए, ताप विद्युत घर के लिए, एक नया एल्युमिनियम संयंत्र के लिए या पक्षी विहार के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओबरा जो है वो विद्युत ताप विद्युत घर के लिए मतलब प्रचलित है, इसीलिए इसको जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किसको जोड़ता है। NH1 जो है इसका फॉर्मूला है दीपा दीको आमू मूचे कोचे कामू। इससे आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक को आप जान सकते हैं। तो दीपा यानी दिल्ली से पाकिस्तान, याद रखेंगे दिल्ली से पाकिस्तान, या आप लाहौर भी बोल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली से अमृतसर, बरास्ता, अम्बाला तथा जालंधर, दिल्ली से अमृतसर, बरास्ता, फजीलका, दिल्ली, कोलकाता, बस्ता, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली, मुंबई, जयपुर। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा परफेक्ट आंसर वो अम्बाला, जलंधर ये सब चीज़ जो हो जाएगा, ये मतलब ये हमारा हो जाएगा 16 का ये। ठीक है, ये जो NH1 जो है ये पाकिस्तान यानी लाहौर तक की गया है। ठीक है, तो ऐसे अम्बाला दिल्ली से अमृतसर भी ले सकते हैं। भारत की बात करें तो दिल्ली से अमृतसर तक ये जोड़ता है, लेकिन बारात अम्बाला दिया गया है। ठीक है, तो अम्बाला वाला जो हाईवे है वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फजीलका वाला नहीं है, याद रखेंगे ये दिल्ली से अम्बाला, अमृतसर, दिल्ली, अम्बाला, अमृतसर। ठीक है, अब बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1837, 1854, 1811, 1911, 1921। तो याद रखेंगे डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कुल कितने पिन जोनों में बांटा गया है। पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है। पिन कोड जो होता है देखिएगा कहीं का भी पिन कोड देख लीजिए, वो भारत का अगर बात किया जाए तो 84 से शुरू होता है। 84 2005 या 2000 कुछ भी हो, तो ये कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि हमारा कोड तो 6 होता है, बट यहाँ क्वेश्चन क्या है, कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित किया है, क्षेत्र कितना है वो आपके ऑप्शन में बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 5, 6, 7, 8, तो याद रखेंगे इसका आंसर जो क्या हो जाएगा 8 पिन कोड क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है,
चलिए अब बात करेंगे 19 नंबर। भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुआ था? एसटीडी सेवा भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 1960, 1958, 1974 और 1952। तो याद रखेंगे एसटीडी सेवा जो है 1960 में शुरू कर दिया गया था। भारत में 1960 में एसटीडी सेवा शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है? याद रखेंगे एकमात्र राज्य है, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है। वो कौन सा राज्य है? केरल है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे। केरल में साक्षरता दर जो है वो 99% है। ऐसे उसको 100 हम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब अप्रोक्स मतलब मैक्सिमम जो है वो एजुकेटेड व्यक्ति मिलेंगे। मतलब सारे 99% कहने का मतलब 100 में 99, मतलब उसको मैं सारे मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 21 नंबर। भारत में कौन सा वर्ग की भाषाएं बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक है? मतलब कौन सा वर्ग जो है, वर्ग की भाषाएं सर्वाधिक बोला जाता है? इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशिया या साइनो तिब्बत? ठीक है, तो याद रखेंगे भारत में जो बोला जाता है वो इंडो आर्यन का मतलब भाषा जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोला जाता है। अब हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिण भागों में निवास करने वाले जनजाति लोग किस वर्ग से संबंधित है? यानी दक्षिण भाग में जो निवास करने वाली जनजाति है वो किस वर्ग से संबंधित है? तो निग्रीटो, प्रोटोस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड या पश्चिमी चौड़े वाले सिर वाले? तो याद रखेंगे इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? प्रोटोस्ट्रोलाइड। ठीक है, प्रोटोस्ट्रोलाइड समूह के जो कि दक्षिण भाग में निवास करने वाले जनजाति समूह हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 23 नंबर। किस लोगों को भारत के सबसे पुराना निवासी माना जाता है? सबसे पुराना निवासी भारत के कौन सा है? तो भूमध्यसागरीय, निग्रोटो, नॉर्डिक या मंगोलाइड? ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन आपको 4 गो मिल गया। इसका आंसर जो हो जाएगा वो निग्रीटो जो है वो सबसे पुराना निवासी है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, निग्रीटो। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। समुद्री जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 25। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जानते हैं? इलायची की पहाड़ी को और किस नाम से जानते हैं? तो आपके ऑप्शन है पालिनी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कामम की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। कामम नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक होना चाहिए, यहाँ पे कार्डेमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्डेमम। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी होना चाहिए। तो इलायची पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इलायची पहाड़ी को हम कार्डेमम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इलायची पहाड़ी को कार्डेनम के पहाड़ी की नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। एक फसल कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? एक फसल जो है कृषि किस प्रकार की कृषि का लक्षण है? स्थानांतरित कृषि, विशिष्टकृत बागवानी, आत्मनिर्वाही कृषि या व्यापारिक खाद्यान्न कृषि? तो याद रखेंगे ये जो हमारा कृषि है वो स्थानांतरित कृषि है। एक फसल जो है क्या है? स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ शायद मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन ऊपर नीचा हो चुका है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए कोई ना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है कौन सा? रेगुर, बांगर, लैटेराइट या क्षारीय? मतलब कौन सी मिट्टी में लाल रंग की ऑक्साइड की उपस्थिति होती है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लैटेराइट। क्या होगा? लैटेराइट। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में लाल रंग की ऑक्साइड की उपस्थिति ज़्यादा होती है। ठीक है, अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा पहले हो गया था। 27 क्वेश्चन क्या करा है? कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी का टोकरी कहते हैं? संसार की रोटी का टोकरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है स्टेपी प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश, मानसून प्रदेश और भूमध्यरेखीय प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपी प्रदेश। आपका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशु चारण करती है, मतलब कौन सी जनजाति है जो पशु चारण करती है, मतलब पशु को चराती है। मतलब चराना का मतलब क्या होता है, उसको खुला छोड़ देते हैं और जंगल में वो घास उस खाता है, उसके बाद फिर उसको बांध के वापस ले आते हैं। एस्किमो, बोरो, पिग्मी या मसाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मसाई जनजाति। क्या है, मसाई जनजाति, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। मसाई जनजाति जो है पशु चरण करके अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है वो हमको बताना है। आपके ऑप्शन क्या है, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, या अंडमान और निकोबार के बीच में। तो डंकन पास जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधा आंसर मार देना है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। ठीक है, या दक्षिणी और अंडमान भी मार सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ऑप्शन में है दक्षिणी और छोटा अंडमान, आंसर सही है। ठीक है, अब बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप सब एक दूसरे को पृथक करते हैं, मतलब किससे अलग होता है। अंडमान निकोबार जो है ये एक दूसरे को अलग करते हैं किसके, ग्रेट चैनल 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री, याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर। तो याद रखेंगे अंडमान और निकोबार जो अलग होता है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा ही अलग होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो है वो उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है। तो याद रखेंगे 8200 मीटर, 8848, 8500 मीटर और 90 मीटर, 9000। अभी जो है इसका ऊंचाई बढ़ गया 8850 हो चुका है, लेकिन ऑप्शन में है 8848, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 33 नंबर। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है वो बताना है। ठीक है, तो मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और अंटार्कटिक रेखा। तो जो कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा ये सब नहीं गुजरती है। अब बात करेंगे 34 नंबर, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है वो बताना है हमें। तो गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में या कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 34 के बी, तमिलनाडु के पूर्व में। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 35 नंबर, भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर के समय स्थानीय समय है। तो याद रखेंगे, ये तो खैर आसान क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, हम लोग मतलब जानते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 36 नंबर, भारत और चीन के बीच की सीमाएं रेखाएं क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और चीन के बीच सीमाएं जो है वो क्या कहलाती है। मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, लाल रेखा या रेड क्लिफ। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो सीमा है उससे हम लोग मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 37 नंबर, कोराई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोराई कनाल जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, विंध्याचल और अरावली। तो कोराई कनाल जो स्थित है वो है पालनी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। तो आपके ऑप्शन है पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास कराने में भी हमें मज़ा आए। अब 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत की दक्षिणी नोक क्या है, यानी दक्षिणी पॉइंट को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कन्याकुमारी कैलीमर बिंदु, निकोबार आइसलैंड में इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट, और त्रिवेंद्रम में कोवलम। तो दक्षिणी नोक जो है ये हम लोग जानते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु, साउथ। ठीक है, दक्षिणी बिंदु किसको कहते हैं, कन्याकुमारी को। अब हमारा पास 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर, डुरंड लाइन किस दो देशों के बीच है। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन और अमेरिका और मैक्सिको। याद रखेंगे डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। क्या है,
डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अब हम बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतांग, बुर्जिल दर्रा, काकाकोरम, जोजिला। तो याद रखेंगे इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो काकाकोरम, यानी काकाकोरम जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 कह रहा है भारत का सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो महादेव पहाड़ी में, माउंट आबू में, महाबलेश्वर में या नीलगिरी पहाड़ी में। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वो नीलगिरी के पहाड़ी में मिलते हैं। कहाँ है? नीलगिरी के पहाड़ी में मिलते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। अब बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तिलहन से, अनाज से, दूध से, अंडा उत्पादन से। तो याद रखेंगे दूध से है, दूध से। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है कि दूध के उत्पादन में वृद्धि से, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 46 नंबर क्या कह रहा है? 46 कह रहा है पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। मतलब पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में और छोटा अंडमान में। तो याद रखेंगे 46 जो है पोर्ट ब्लेयर जो अवस्थित है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। अब बात करेंगे 47 नंबर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कैवा है? क्षेत्रफल से बात करें तो 10वां, दूसरा, 5वां, 7वां, यानी भारत का स्थान जो है क्षेत्रफल में 7वां है। और सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? मतलब सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश की भारत से जुड़ी है? तो बांग्लादेश, चीन, भूटान और पाकिस्तान। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो जुड़ी है वो जुड़ी है बांग्लादेश से। क्या है? किससे? बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश का सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? देश का सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी। तो जीटी एक्सप्रेस, जम्मू कन्याकुमारी, गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस। याद रखेंगे जम्मू और कन्याकुमारी। जम्मू तभी जो है जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जम्मू कन्याकुमारी रेल मार्ग हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन चल रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सारे सब्जेक्ट का। तो अगर आप पूरा क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब कर ले और आराध्या अकेडमी भी डाउनलोड करें। चलिए, ग्लोब पर भारत की स्थिति उन किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश पर कितने अक्षांश के बीच है? तो 6 डिग्री 5 इंच से 37 डिग्री 6 इंच, 10 डिग्री 3 इंच से 40 डिग्री 1 इंच और 8 डिग्री से 4 मिनट है। यहाँ डिग्री है तो मिनट की बात करेंगे, इंच नहीं। 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ 6 मिनट होगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो आज के जो सेशन था 50 क्वेश्चन का, ये 50 क्वेश्चन टोटल करा दी है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक बनता है। उसके साथ अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।